आप सभी को नमस्कार। केदार जी का परिचय देना होगा, ये सोचकर मैं सोच रहा था कि केदार जी के बारे में क्या कहा जाए। तो मेरे दो अनुभव हैं जो मैं शेयर करता हूँ केदार जी के। पहले तो केदार जी गुरु के गुरु हैं, जो मेरे गुरु हैं उनके वो गुरु हैं। और मेरी एक प्रेयसी थी जो कहा करती थी कि उसको केदार नाम का एक लड़का है जो कविता लिखता है, उसको बहुत पसंद है। तो ये केदार जी का रेंज है, और ये केदार जी के पाठकों का रेंज है। उसको बताना पड़ा उस स्त्री को कि नहीं, केदार जी तो काफी सीनियर हैं और मतलब गुरु के गुरु हैं। तो उसने तो उसको ऐसा लगा, उसने कहा नहीं, लिखा हुआ देख के तो नहीं लगता है, लिखा हुआ देख के तो लगता है कि कोई नया लड़का है जो ऐसे लिखता है। तो ये दोनों बातें केदार जी के बारे में सच हैं। एक बात और जो सच है वो ये है कि वो गांव के भी उतने ही हैं जितने शहर के हैं। तो जितना स्पेस है वो सारा कुछ कवर करते हैं। मैं छोटी छोटी कुछ कविताएं सुनाऊंगा। केदार जी को पढ़ने का खतरा ये है कि उनकी अधिकांश कविताएं सब लोगों ने पढ़ी हुई हैं, और कई तरह के उनके पाठ सब जगह घूम रहे हैं। तो पहले मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। मतदान केंद्र पर झपकी संग्रह से, उनके मरणोपरांत यह संग्रह आया था। उसे याद नहीं, उसने प्यार किया था, बस इतना ही याद है। नहीं नहीं, उसे होठ भी याद हैं और हाथ भी, और एक प्यार करती देह की वह संपूर्ण स्निग्धता जो हर आत्मा का पवित्रतम पेय है। उसे सब याद है, बस यह किसका श्रेय है उसे याद नहीं। ये एक कविता है। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से जो कविता है उसका नाम है मातृभाषा। जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। मातृभाषा। उनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उसमें एक बनारस भी है जो कि काफी लंबी है, इसलिए उसका पाठ मैं नहीं करूंगा। एक और प्रसिद्ध कविता है, तुम आई। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में काटा जाए धस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुना रहा है कहानी। तुम हंसी जैसे तट पर बजता है पानी। तुम हिली तुम हिली जैसे हिलती है पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती। तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है धुआं, और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया। और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। ये कविता है तुम आई। दो छोटी छोटी तीन तीन चार चार पंक्तियों की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं। हाथ। सबको पता है ये कविता, सारे लोग जानते हैं। ये पिछले 20 25 30 सालों की सबसे प्रसिद्ध कविता है। हर पीढ़ी इस कविता को अपने अपने तरीके से डिस्कवर करती है, बल्कि अगली जो दो कविताएं मैं सुनाऊंगा दोनों कविताएं हैं। हाथ। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। जो दूसरी कविता है उसका नाम है जाना। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, उसने कहा, जाओ। मैंने यह उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। जाने के बाद आना पर आ जाते हैं। जो अगली कविता है उसका शीर्षक है आना। किसी को ना जाना पड़े,
सारे लोग आए। आना, आना जब समय मिले, जब समय न मिले तब भी आना। आना जैसे हाथों में आता है जांगर, जैसे धमनियों में आता है रक्त, जैसे चूल्हों में धीरे धीरे आती है आंच। आना, आना जैसे बारिश के बाद बबूल में आ जाते हैं नए नए कांटे, दिनों को चीरते फाड़ते और वादों की धज्जियां उड़ाते हुए। आना, आना जैसे मंगल के बाद चला आता है बुध। आना। जो अगली कविता है उसका शीर्षक है पृथ्वी रहेगी। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है ये पृथ्वी रहेगी। यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में ये रहेगी। जैसे पेड़ के तने में रहती हैं दीमकें, जैसे दाने में रह लेता है घुन, ये रहेगी प्रलय के बाद भी मेरे अंदर। यदि और कहीं नहीं तो मेरी जबान और मेरी नश्वरता में ये रहेगी। और एक सुबह मैं उठूंगा पृथ्वी समेत, जल और कच्छप समेत मैं उठूंगा और चल दूंगा उससे मिलने, जिससे वादा है मैं मिलूंगा। ये आखिरी कविता सुना रहा हूं। इसका शीर्षक है जो एक स्त्री को जानता है। हवा को बहने दो, हवा को बहने दो और उस स्त्री को भूल जाओ जिससे तुम प्यार करते हो। हवा को बहने दो और उस स्त्री को भूल जाओ जिससे तुम प्यार करते हो। इसमें तुम्हें जंगली पत्तों की खुशबू और एक जानवर के रों की गर्माहट मिलेगी। तुम्हें एक मजबूत पत्थर मिलेगा जिस पर तुम बैठ सकते हो। पत्थर को छुओ, तुम्हें पानी का संगीत सुनाई पड़ेगा। एक पत्ता उठा लो और तुम पाओगे तुम उसकी नसों में खून की तरह बह रहे हो। तुम बाहर निकलोगे और तुम्हें सूरज मिल जाएगा, अपनी भेड़ों को हाँकता हुआ गडरिया सूरज। उसे देखो, उसे पहचानो, यह महसूस करो अपनी गर्दन और ललाट पर। यह एक आंच है जो तुम्हें धीरे धीरे उस यातना के लिए तैयार करेगी जो कि तुम खुद हो। अगले बुधवार के बाद हो सकता है पिछला शनिवार, तुम्हें बिल्कुल न याद रहे। हो सकता है अगले बुधवार के बाद हो सकता है पिछला शनिवार तुम्हें बिल्कुल न याद रहे। हो सकता है तुम अपने शहर में घुसो और तुम्हें लगे कि शहर एक स्त्री की अनुपस्थिति का दूसरा नाम है। शहर का पहला नाम क्या है कोई नहीं जानता। तुम पेड़ को देखोगे और तुम्हें लगेगा वो अपनी जड़ें तुम्हारी तरफ फेंक रहा है। जड़ें तुम्हारे खून में फैलती जा रही हैं। तुम्हें लगेगा उन्हें सहो, उन्हें सूंघो, उन्हें फैलने दो। यह जड़ों का संगीत है जो तुम्हारी नसों में बज रहा है। घड़ी मत देखो, समय की सूचना तुम्हें पेड़ भी दे सकते हैं, तुम्हें पत्ते भी उछाल सकते हैं ठीक उसी तरफ जिधर तुम्हें जाना है। हवा को बहने दो, आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे और आगे, और तुम पाओगे तुम भूलते जा रहे हो दिन और नाम और तारीखें। तुम भूलते जा रहे हो शहर और रंग और चेहरे, और आंखें फिर भी रह जाएंगे। नहाने के बाद देह में बची हुई ऊष्मा की तरह वे फिर भी रह जाएंगे तुम्हारे अंदर, और तुम्हें लगेगा तुम्हारी आत्मा में घास उग रही है। चौंको मत, इसमें कोई अजूबा नहीं है। जो एक स्त्री को जानता है उसके लिए कुछ भी अजूबा नहीं है। आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे। अंत में, सबसे अंत में तुम्हें नदी दिखाई पड़ेगी। एक लंबे सफर के बाद नदी को देखना तुम्हें रोमांचकारी लगेगा। तुम हैरान रह जाओगे यह देखकर कि पानी में आज भी वही चमक है जो पिछले मार्च में तुमने देखी थी। धन्यवाद। अगर होगी इसमें, बनारस तो है। भिखारी ठाकुर, ये अनीस भैया की फरमाइश पे। विषय कुछ और था, शहर कोई और, पर मुड़ गई बात भिखारी ठाकुर की ओर।
और वहां सब हैरान थे यह जानकर कि पीते नहीं थे वे, क्योंकि सिर्फ वे नाचते थे और खेलते थे मंच पर वे सारे खेल जिन्हें हवा खेलती है पानी से या जीवन खेलता है मृत्यु के साथ। इस तरह सूरज के कछार सा एक सपाट चेहरा नाचते हुए बना जाता था, कभी घोर पियक्कड़, कभी वर की खामोशी, कभी घोड़े की हिनहिनाहट, कभी पृथ्वी का सबसे सुंदर मूर्ख। और ये सारे चेहरे सच थे, क्योंकि सारे चेहरे हंसते थे एक गहरी यातना में अपने मुखौटे के खिलाफ। और महात्मा गांधी आकर लौट गए थे चंपारण से, और चौरी चौरा की आंच पर खेत में पकने लगी थी जौ गेहूं की बालियां। पर क्या आप विश्वास करेंगे, एक रात जब किसी खलिहान में चल रहा था भिखारी ठाकुर का नाच, तो दर्शकों की पात में एक शख्स ऐसा भी बैठा था जिसकी शक्ल बेहद मिलती थी महात्मा गांधी से। इस तरह एक सांझ से दूसरी भोर तक कभी किसी बाजार के मोड़ पर, कभी किसी उत्सव के बीच की खाली जगह में अनवरत चलता रहा वह अजब बेचैन सा चीख भरा नाच, जिसका आजादी की लड़ाई में कोई जिक्र नहीं। पर मेरा ख्याल है चर्चिल को सब पता था। शायद यह भी कि रात के तीसरे पहर जब किसी झुरमुट में ठनकता था गेहूं, तो नाच के किसी अंधेरे कोने से धीरे धीरे उठती थी एक लंबी और अकेली भिखारी ठाकुर की आवाज, और ताल के जल की तरह हिलने लगती थी। बोली की सारी सोई हुई क्रियाएं। और अब यह बहस तो चलती ही रहेगी कि नाच का आजादी से रिश्ता क्या है, और अपने राष्ट्रगान की लय में वह ऐसा क्या है जहां रात बिरात जाकर टकराती है विदेशिया की लय। आखिरी पढ़ देता हूं बनारस। ये मैं पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ने के लिए ऐसे मैं उतना बढ़िया पाठ नहीं करता, और ये बहुत कठिन कविता है, इसकी लय बहुत खतरनाक है और ये थोड़ी लंबी है। बनारस। इस शहर में बसंत अचानक आता है। जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़ुआ दीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वो सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंख में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का कालापन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है और खाली इसी तरह यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाता है कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक मध्यम लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि पानी वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओं सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। धन्यवाद। आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।